friends, subscribe the channel, press bell icon and get more updates. नमस्ते मित्रों, लीजिए मैं संगीता जोशी और डॉक्टर सुधीक्षा एडवोकेट हम लोग फिर से हाजिर हैं सवाल जवाबों का सिलसिला लेकर एक सवाल जवाब के नए एपिसोड में। तो मित्रों, सीधे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर। हाँ, उससे पहले एक बात बताती हूँ कि अभी लॉकडाउन चालू है, उस दौरान हम लोगों ने ये एपिसोड शूट किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये एपिसोड हमने घर में ही शूट किया हुआ है। तो मित्रों, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर शाह, एक रघुनंदन चौधरी है इंदौर से, उन्होंने पूछा है कि B1 B2 वीज़ा कैसे मिल सकता है। रघुनंदन जी, आपके सवाल का जवाब हमने कई एपिसोड में दिए हैं। हमारे पिछले एपिसोड देखेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। B1 B2 वीज़ा यानी बिजनेस और विजिटर्स वीज़ा, ये दोनों वीज़ा के जरिए जो आप कार्य करते हैं वो करीबन सरीके हैं, इसलिए दोनों वीज़ा साथ में दिए जाते हैं। आप जब अमेरिका में दाखिल होने की अर्जी करते हैं तभी वहाँ का ऑफिसर पूछता है कि आप क्यों आए हैं, और वो जानने के बाद वो आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर थप्पा लगाएगा, और आप विजिटर तरीके आए तो B2 लिखेगा, अगर आप बिजनेसमैन की तरह हैसियत से आए तो B1 लिखेगा। आप जब फॉर्म DS 160 भर के विजिटर्स वीज़ा की B1 B2 वीज़ा की अर्जी करने, इंटरव्यू देने कॉन्सुलेट में जाते हैं तो अमेरिका के कानून के मुताबिक वो कॉन्सुलर ऑफिसर को ये सोचना पड़ता है कि आप वहाँ एक बिजनेसमैन की हैसियत से या एक विजिटर की हैसियत से थोड़े समय के लिए जाना नहीं चाहते, आप वहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं। तो इसीलिए आपको ये ऑफिसर को कन्विंस कराना होगा, खातरी दिलानी होगी कि आप वहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन की हैसियत से या विजिटर की हैसियत से वहाँ थोड़े दिन ही जाना चाहते हैं। आपका इरादा वहाँ कायम रहने का, नौकरी करने का, बिजनेस करने का नहीं है। आपके पास अमेरिका जाने आने के लिए, वहाँ ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए पैसों का पूरा बंदोबस्त है, और आपके अपने खुद के देश में आपके कौटुंबिक और नाણાકીય संबंध इतने गहरे हैं कि वो संबंध आपको अमेरिका से वापस अपने देश में ले आएगा। ये बातें आपको ऑफिसर को दिखलानी होती है, कन्विंस करानी होती है। अगर वो आप करा सकते हैं तो आपको B1 B2 वीज़ा मिल सकेगा। अब हर एक आदमी का बैकग्राउंड अलग रहता है, तो उसको अपने बैकग्राउंड के मुताबिक ये सब बातें दिखानी पड़ेगी। और मुश्किल ये है कि ऑफिसर आपको कुछ बोलने नहीं देता है, आपके दस्तावेज भी नहीं देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जाली दस्तावेज दे जाते हैं तो वो आपके दस्तावेज भी नहीं देखते हैं। वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपने फॉर्म में जो आंसर्स दिए, डिटेल्स दिए वो देखेंगे, आपका मुआवना करेंगे, क्या कपड़े पहने, कैसे दिखते हैं, मुंह के हाव भाव कैसे, और आपको दो चार सवाल पूछ के तय करते हैं कि आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। 99% उनकी ये जो सोच है वो सच्ची रहती है, लेकिन कभी कभार अगर गलती हो गई तो आप वापस भी वीज़ा की अर्जी कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो दूसरा सवाल है, सागर मेहता है मुंबई से। अच्छा, हाँ, अपने बम्बई वाले हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर मैं किसी अमेरिकन सिटीजन लड़की से शादी करूं तो मुझे ग्रीन कार्ड मिल सकता है। मेरी उम्र 24 साल की है और मैं जिससे शादी करना चाहता हूं उनकी उम्र 30 साल की है।
वो डिवोर्सी है और उनको एक 4 साल का बच्चा भी है। हमारी मुलाकात इंटरनेट पे एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई है। मिस्टर मेहता, आप सचमुच में ये औरत से शादी करना चाहते हैं या शादी के बहाने आप ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका जाना चाहते हैं? क्योंकि आप अभी 24 साल के हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में 6 साल बड़ी है। उतना ही नहीं, वो डिवोर्सी है, उनको एक बच्चा भी है। तो ऑफिसर ये ज़रूर डाउट करेगा। और आप ये औरत को फिर पर्सनली मिले भी नहीं है, आपकी पहचान उनको एक मैट्रिमोनियल साइट पे हुई है। तो ऑफिसर को ये डाउट आएगा कि आप सचमुच में शादी करना नहीं चाहते, लेकिन शादी करके ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। तो आपको वीज़ा मिलना, ग्रीन कार्ड मिलना डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल। शायद आपको ना भी मिले। तो मेरी ये राय है कि आप इनसे शादी नहीं कीजिए, क्योंकि आपको उनके साथ ऐसा कुछ लव अफेयर या ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट पे देखा और उनको पसंद किया है। तो और किसी को अपनी उम्र की जो ऐसा स्पिनस्टर है उनसे शादी कीजिए, तो आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आप अगर इनसे शादी करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत 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 मुश्किल होगा। अगर आप उनको कन्विंस करा सकेंगे ऑफिसर को कि आप सचमुच में इस औरत को पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए शादी करते हैं, तो नहीं कि ग्रीन कार्ड के लिए, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल भी सकता है, लेकिन मुश्किल है। मोनिका महात्रे है नासिक से। अच्छा, वो जानना चाहती हैं, महाराष्ट्र में, कि मैं अमेरिका में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि अमेरिका जाना अच्छा नहीं है, वो मुझे कनाडा जाने को कह रही है। आपकी क्या राय है? आपकी फ्रेंड आपको ऐसा क्यों कह रही है कि अमेरिका जाना अच्छा नहीं है, और कनाडा जाने की क्यों सिफारिश कर रही है? क्या उनका कनाडा से कोई कनेक्शन है? कई लोग जो कनाडा का मार्केटिंग करते हैं वो इस समय लोगों को ऐसा बताते हैं कि अभी अमेरिका मत जाओ, प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कड़क है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये तुमको नहीं मिलेगा, कनाडा अच्छा है। हाँ, कनाडा भी अच्छा देश है, हम लोग कनाडा का भी गाइडेंस देते हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में अमेरिका इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका के बाद आता है यूके, फिर चाइना और फिर कनाडा। कनाडा का एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन मेरी राय ये है कि आप हो सके तो अमेरिका ही जाओ। अगर आपको अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, तो सबसे पहले तो आपको जो विषय में स्टडी करना है, उस विषय में जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट करो, फिर उसमें एडमिशन के लिए अर्जी करो। उसके पहले आपको आइल्स की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा जिसमें बताना पड़ेगा कि आप वहाँ क्यों पढ़ना चाहती है, आपके क्या इरादे हैं, आपने अब तक क्या किया है। रिकमेंडेशन लेटर्स देने होंगे, और आपके पास वो यूनिवर्सिटी में, वो देश में पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसों का बंदोबस्त है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ये सब दिखाएंगे और आपको एडमिशन मिलेगा, तो इंटरव्यू में जाके आप इंटरव्यू देके वीज़ा लेके जा सकते हैं। लेकिन हो सके तो अमेरिका जाओ। हाँ, अगर अमेरिका नहीं जाना है, आपकी सहेली ने कनाडा जाने को कहा है, आपको भी वहाँ जाना है, तो कनाडा भी अच्छा है। और अगर आप कनाडा जाना चाहती है तो ये सब बातों के उपरांत आप फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट। एक और है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, कि मैं कनाडा में पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ की टॉप की 5 यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसमें पढ़ने का खर्च कितना आता है? संगीता जी, मेरे ख्याल से आजकल लोग कनाडा बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रम्प के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध एंटी प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, कनाडा की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है
वो है सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, मैकगिल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये हो गई 5। और इसके उपरांत भी मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, डेलहाउजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। ये सब यूनिवर्सिटी भी कनाडा की मानी हुई फर्स्ट 10 यूनिवर्सिटीज है। और आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी कहाँ आई है, इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा वो निर्भर रहेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज एक फॉरेन स्टूडेंट को कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो साल का 25,000 कैनेडियन डॉलर से लेके करीबन 30-35 हज़ार डॉलर कैनेडियन डॉलर फीस होती है। फिर रहने का खर्चा करीबन 5,000 कैनेडियन डॉलर साल का आता है। 10,000 डॉलर खाने पीने का, इंश्योरेंस वगैरह आता है। तो आप सोच समझ के आपको जो विषय में स्टडी करना है उसकी जो यूनिवर्सिटी अच्छी है, जो यूनिवर्सिटी वो कोर्स में माहिर है, वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। और फिर उनका क्या कॉस्ट है, फीस है, वो जान लीजिए। वो करीबन इतने के अंदर ही होगी। और वो शहर में क्या खर्चा आता है रहने का, खाने पीने का। लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने बताया उतना ही खर्चा आता है, उससे थोड़ा कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब सही यूनिवर्सिटी चुनना चाहिए। यस। और यूनिवर्सिटी चुनने के बाद आपको उसके अंदर अर्जी करनी चाहिए। उसके पहले आइल्स की एग्ज़ाम देनी चाहिए, फिर ऐसे लिखना चाहिए जिसमें आपके लिए सब बातें आपको बतानी चाहिए। आप कनाडा में क्यों जाना चाहते हैं, वही यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों करना चाहते हैं, पढ़ने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप कनाडा में कैसे एडजस्ट हो सकेंगे, ये सब बताना रहेगा। वहाँ का वेदर भी बहुत ठंडा है। हाँ, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और आपको एडमिशन मिले फिर आपको ऑनलाइन ही वीज़ा की अर्जी करनी पड़ेगी। और वीज़ा मिले तो फिर आप कनाडा जाइए। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आपके काफ़ी सवालों के जवाब हमने आज आपको दे दिए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के एपिसोड हम और भी करते रहेंगे। तो हमारे एपिसोड्स देखते रहिए। और उनको ये बताओ ना कि हम लोग ने ये कोविड-19 में कितने सारे 4-4 मिनट के एपिसोड, बहुत सारे एपिसोड्स हमने किए हैं जिसको आप ज़रूर देखिए। हम लोग ने अमेरिका के इंट्रा कंपनी ट्रांसफर L1, EB-5 प्रोग्राम, E2 प्रोग्राम, उसके बारे में भी जानकारी दी है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी बोले हैं, B1 B2 वीज़ा के लिए भी बताया है। तो आप ये सब हमारे एपिसोड देखिए। हाँ, छोटे छोटे हैं एपिसोड्स, लेकिन उसमें बहुत सारी जानकारी और लेटेस्ट जानकारी, उसके अमेरिका के न्यूज़ भी हम लोगों ने उसमें दिए हुए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको उन एपिसोड्स में मिलेगी, तो आप ज़रूर देखिए। और हमारे इस एपिसोड को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और immigration-ki-dunia@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपके सवाल हमें भेज सकते हैं। सुनो। दर्शक मित्रों, ये सब बताते हैं, लेकिन आप सब टेंशन मत लेना। इमिग्रेशन के बारे में, यूएस या कनाडा के बारे में टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। हाँ, और दोस्तों, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है तो उसे लाइक करना।